गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे, मस्त और बेस्ट होंगे अपनी पढ़ाई में। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, यूपीपीएससी आरआर 2023 और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनमें घटना चक्र को जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्त, उम्मीद कर रहा हूँ क्लास आपको पसंद आ रही होगी। आपका प्यार स्नेह सम्मान जो प्राप्त हो रहा है उससे अभिभूत हूँ। उसी को लेकर के फिर आप कंटिन्यू किया हूँ। आज प्रश्न पहला लेंगे, उससे पहले एक मात्र निवेदन कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें अपने दोस्तों तक और लाइक जरूर कर लिया करें दोस्त। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। क्या भैया पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन बी रघुजी भोसले, ऑप्शन सी है आपका दौलत राव सिंधिया, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, वेलेजली की सहायक संधि, इसके विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए भाई, वेलेजली जो था, लॉर्ड वेलेजली, ये इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो ये 1798 से लेकर के कब 1798 से लेकर के 1805 तक इसका कार्यकाल था। ये जो है यहाँ तक था। एक और बात, लास्ट में जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था वो भी इसी के टाइम में, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अभी जैसे जो मेरी क्लास आप देख पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस समीक्षा अधिकारी है उसके लिए, आप अभी SSGD पेपर हो रहा है वहां से भी कुछ प्रश्न सीधे आपको मिल जाएंगे, तो आप अच्छी तैयारी कर लीजिए जुड़ करके हमारे साथ। ठीक है दोस्त, देखिए अगर हम सहायक संधि की बात कर लें तो सहायक संधि जो है, इसमें कहानी ये थी जो यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है मराठा सरदार। अभी आगे आगे सहायक संधि के विषय में हम लोग डीपली अध्ययन करेंगे। तो दरअसल इसमें दो व्यक्ति थे, एक तो दौलत राव सिंधिया जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और दूसरे व्यक्ति थे जसवंत होलकर। तो मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ, दौलत राव सिंधिया, दौलत राव सिंधिया, और दूसरे व्यक्ति जो थे वर्सेस जसवंत होलकर, जसवंत होलकर। इनकी कहानी हम आपको सुनाते हैं कि भाई इनकी कहानी क्या थी, है ना। इनकी कहानी समझिए ये कि जैसे इन दोनों के बीच में विवाद हुआ कि भाई जो है, ये कहते थे हम पूना में, विवाद किसके लिए था? पूना को लेकर के था। जो पूना जगह एक है, पूना, उसको लेकर के था। तो जसवंत होलकर अपनी जो दिखाते थे, दौलत राव सिंधिया अपने दिखाते थे। और जो आपके इसमें मराठा रस सम्राट थे उनका नाम था बाजीराव द्वितीय। क्या नाम था? बाजीराव द्वितीय जो थे, ये उस टाइम जो है मराठा सरदार हुआ करते थे, मराठा शासक हुआ करते थे। बाजीराव द्वितीय जो है ये साथ दे रहे थे सिंधिया के, भाई ये चाहते थे कि सिंधिया जो है वो मजबूत रहे। अब कहानी में यही ट्विस्ट आता है, बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहे थे और सिंधिया ने जो है, जसवंत जो होलकर थे, इनके भाई की हत्या कर दी सिंधिया ने। आज जब भाई की हत्या कर दी, बस हमारे भाई की हत्या करे, आपके भाई की हत्या करे, तो आप शांत नहीं बैठेंगे। तो हुआ यह कि जसवंत होलकर ने पूना पर क्या किया? आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण में उसने दौलत राव सिंधिया को हराया और यहाँ बाजीराव जो द्वितीय थे इनको भी खदेड़ा। तो बाजीराव द्वितीय जो थे वो भाग करके बसीन में शरण लिए। कहाँ पे? बसीन एक जगह थी, वहां पे बसीन, बसीन की संधि आगे होगी, बसीन में जाकर के शरण लिए सर। और बसीन में जाकर के 31 दिसंबर 1802 को, भाई सहायक संधि वेलेजली की चली रही थी, ये जाकर के बाजीराव द्वितीय जो है अंग्रेजों की जो है यहाँ बसीन की संधि करते हैं। 31 दिसंबर 1802 में बसीन की संधि होती है। किससे होती है? बसीन की संधि होगी। किससे होगी? बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय और इधर अंग्रेज जाते हैं। बाजीराव द्वितीय कहते हैं कि साहब ऐसा है, इसने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया होलकर ने, और आप हमको जो है सुरक्षा दीजिए। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है वेलेजली की यही मंशा ही थी कि हम सुरक्षा देंगे। तो सुरक्षा देता है और इनको बचाता है। तो यही कहा जाता है कि भाई अंग्रेजों की संरक्षकता जो है किसने स्वीकार कर ली थी, और ये पहली सहायक संधि हुई मराठों के साथ। इससे पहले नहीं, वो बहुत मजबूत हुआ करते थे। तो इसमें राइट आंसर अगर आप माने तो इसमें कौन सा होगा? पेशवा बाजीराव द्वितीय। देखिए हमने कहानी आपको पूरी सुना दी कि आप
घटना क्या हुई थी, क्यों हुई थी, तो अब शायद ही आप भूलें इसको कि भाई क्या था कि भाई दो व्यक्ति थे, दोनों लड़े, उसमें एक व्यक्ति का साथ जो है जो राजा दे रहे थे वो हार गया, तो राजा भी प्रभावित हुए और जाकर के बसेन की संधि किए 31 नवंबर 1802 को, और उन्होंने अंग्रेजों की शरणशक्ता जो है स्वीकार कर ली। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया दूसरा प्रश्न, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? बढ़िया प्रश्न है। अब ऑप्शन ए अंग्रेज तथा बाजीराव प्रथम, बी ऑप्शन है अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी तथा बाजीराव प्रथम, ऑप्शन डी है डच तथा बाजीराव द्वितीय। देखिए सर इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, हम इसकी बात कर लें कि साहब इसमें क्या राइट आंसर होगा। देखिए अगर हम इसकी बात कर लें साहब, हमने अभी जस्ट बताया आपको 31 दिसंबर 1802 को क्या होता भैया, बसीन की संधि होती। क्या? बसीन की संधि होती है। और बसीन की संधि होगी इसके बीच, एक तो हमने क्या बताया, एक तो व्यक्ति जो मराठा के शासक थे बाजीराव द्वितीय थे, बाजीराव द्वितीय, तो जितने प्रथम लिखा गलत हो जाएगा, प्रथम लिखा गलत हो जाएगा, और जाहिर सी बात है एक तो इधर बाजीराव द्वितीय थे और इधर था वेले जली। कौन था? वेले जली था। तो वेले जली क्या था भैया, ये अंग्रेज था। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी बसीन की संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 23 नंबर, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए अवध का नवाब, ऑप्शन बी हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन सी पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन डी ट्रावनकोर का राजा। बताओ सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हम अगर यहाँ पे बात शुरू करें कि भाई सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार किसने करी थी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई आपको पता है कि जो वेले जली था, वेले जली जो है ये सहायक संधि स्वीकार किया था। ये नहीं कह सकते हैं कि वेले जली जो है सबसे पहले यही बना था। तो सहायक संधि को स्वीकार करना पहला शासक, अगर यहीं पे आपको अवध का नवाब दे रहा है, ये सारी चीजें हैं, तो ये क्वेश्चन हालांकि डिस्प्यूटेड हो सकता है। क्यों? क्योंकि सहायक संधि स्वीकार करने पहला जो शासक था वो था अवध का नवाब। किसने कराया था? तो क्लाइव ने कराया था। हमने कल आपको बताया था ना 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो उस संधि के माध्यम से अवध का नवाब जो है पहले जो सहायक संधि है उसको स्वीकार किया था। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे जैसे ये पूछ सहायक संधि स्वीकार में पहला शासक कौन था, तो यहाँ पे आप कहेंगे साहब नहीं ये जो है हैदराबाद के निजाम थे, है ना। तो अब देखिए है क्या, हैदराबाद ने तो स्वीकार करी थी, लेकिन किसकी? वेले जली की। तो अगर आपसे ये पूछता है सर कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो है प्रथम भारतीय शासक कौन था, तो आप कहेंगे साहब ठीक है इसमें जो है सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक, तो आप मार देंगे हैदराबाद के निजाम को। लेकिन मेरे दोस्त मेरे भाई यहाँ पे जो मारेंगे आप सहायक संधि स्वीकार में पहला शासक कौन था, तो वो था आपका ऑप्शन ए अवध का नवाब था। कब इसकी कहानी है हमने आपको बता दिया, 1765 इलाहाबाद की द्वितीय संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी भैया? ये हुई थी 16 अगस्त को। कब हुई थी? पूरा एग्जैक्ट डेट आप 16 अगस्त को ये संधि हुई थी। और इसी के द्वारा जो है किसने? क्लाइव ने अवध में, अवध के जो राजा थे सुजाउद्दौला, अवध के नवाब, उनसे जो है ये कहा था कि आप जो है अपना शासन सत्ता संभालिए, हम आपके यहाँ एक रेजिडेंट रखेंगे। तो यही जो है आगे आता है, रेजिडेंट रखा जाता है, रेजिडेंट रखा जाता है। और रेजिडेंट जो है ये अंग्रेजों का एक कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व कर रहा था, शासन जो क्षेत्र था लखनऊ में रहता था। तो इसी जैसे अब आगे पढ़ेंगे जब आप ना, जब आप उसको पढ़ेंगे जो है डलहौजी को, तो आप जो है देखेंगे साहब इसने जो कैसे हड़प नीति की हुई है। तो मतलब ये कंडीशन जो थी रेजिडेंट, अब ये रेजिडेंट रिपोर्ट देता था अंग्रेजों को कि साहब इसमें क्या है। तो आप पढ़ेंगे कुछ अवध पर कुशासन का आरोप लगा के जो 1864-65 में जो है उसको जो है कर लिया जाता है, 1856 में कर लिया जाता है ना। तो ये सारी चीजें 1853-56 जो भी चीजें हैं तो ये कर लिया जाता। तो इसमें आप समझिए कि ये कंडीशन यही थी। तो सबसे पहले अवध का नवाब जो था वो सहायक संधि स्वीकार किया था। हालांकि वेले जली की सहायक संधि स्वीकार हैदराबाद के निजाम ने की थी, लेकिन अगर अवध का नवाब ऑप्शन में नहीं रहेगा तब आप
हैदराबाद के निजाम को मारेंगे, अन्यथा आप नहीं मारेंगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, सहायक संधि को किसके काल में कार्यान्वित किया गया था? तो जाहिर सी बात सहायक संधि किसके काल में कार्यान्वित हुई थी? लॉर्ड वेलेजरी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बिल्कुल राइट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्या है? निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी किसने? हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर, जोधपुर के राजपूत राज्य ने, मैसूर के शासक ने। बताओ भैया इसमें क्या राइट आंसर होगा? सहायक संधि जो व्यवस्था थी उसको किसने स्वीकार नहीं किया था? देखिए हम अगर इसमें सहायक संधि अब विस्तार थोड़ा सा पढ़ते हैं। वेलेजरी की सहायक संधि जो है, वेलेजली की सहायक संधि, ठीक है। ठीक है, समय लेकर के आप पढ़ेंगे तो आपको बेहतर मैं आपको पढ़ाऊंगा, सारी कहानी बताते हुए पढ़ाऊंगा, ठीक है। सहायक संधि जो है ये सबसे पहले इसने जो शुरू की थी तो 1798 से, आपको पता है इसका शासन जो था वो 1798 से लेकर के 1805 तक था। 5 वर्ष जो है इसका शासन था। और इसलिए 1798 में सबसे पहले जो है जब ये नीति लागू करता, सबसे पहले कौन स्वीकार करता है? हैदराबाद का जो निजाम होता है, हैदराबाद का जो निजाम होता है वो स्वीकार करता है। उसके बाद 1798 के बाद 1799 का दौर आता है और इसमें स्वीकार किया जाता है किसके द्वारा? मैसूर के द्वारा। किसके द्वारा? मैसूर का जो शासक था वो स्वीकार करता है। 1799 में ही तंजौर स्वीकार करता है। कौन? तंजौर भी स्वीकार कर लिया 1799 में। उसके बाद 1801 आता है। 1801 में जो है सहायक संधि स्वीकार कर लेता है कौन? आपका अवध। कौन? अवध स्वीकार कर लेता है। अवध के जो नवाब हुआ करते थे। उसके बाद जो है आपको पता है पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे, पेशवा जो थे मराठाओं के, वो 1802 में स्वीकार करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है बरार और भोसले, बरार एक ट्रेंड टाइप का हो गया था सर, बरार और भोसले ये स्वीकार कर लेते हैं 1803 में। सिंधिया भी स्वीकार करते हैं। सिंधिया जो कि 1857 क्रांति में बहुत मजबूत थे, अभी उभरेंगे बन करके, तो ये भी सिंधिया भी 1804 में जो है ये स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद आपका जोधपुर, जयपुर, है ना, आप अगर लिख लें जोधपुर, जयपुर और मछेरी, बूंदी, ठीक है। और उसके बाद आपका आता भरतपुर। ये सारे के सारे लोग जो है सहायक संधि वेलेजरी की स्वीकार कर लिए थे। लेकिन अगर कौन स्वीकार नहीं किया था तो इंदौर के होलकर राज्य ने जो है ये इसने स्वीकारोक्ति नहीं दी थी, ठीक है दोस्त। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? अब आप देख लीजिए ये प्रश्न आ गया छत्तीसगढ़ PCS 2013 का प्रश्न भी है। तो ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, पंजाब के दलीप सिंह, बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोसले। बताओ सर इसका राइट आंसर क्या होगा? जाहिर सी बात है हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि 1798 ही, जो 1798 में हैदराबाद के निजाम स्वीकार कर लिए थे। अगर हम बात करें कि भाई सिंधिया, तो सिंधिया भी 1804 में स्वीकार कर लिए थे। अगर हम ये कहें कि भाई पंजाब का जो दिलीप सिंह थे इन्होंने भी स्वीकार कर लिए थे। नागपुर के भोसले जो बरार और भोसले थे 1799 जो है बरार और भोसले ये 1803 में स्वीकार कर लिए थे। 1802 के जस्ट बाद 1803 में ये भी स्वीकार कर लिए थे। 3 के बाद जो है 1802 में पेशवा स्वीकार किया, 1803 में आपके नागपुर के भोसले और 1804 में ग्वालियर के सिंधिया, ठीक है दोस्त। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जिन्होंने वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और जिनके द्वारा किए गए संधियों का सही अनुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करिए। यूपी PCS मेंस में पूछा प्रश्न है 2014 में। देखिए सर इसी टाइप का प्रश्न आपके जो है पूछता RO में। ऑप्शन है हैदराबाद, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी आपका अवध है, उसके बाद ऑप्शन डी आपके सिंधी है। जाहिर सी बात है हैदराबाद कब करता है? 1798 में। कब करता है? 98 में करता है। मैसूर भाई साहब कब करते हैं? ये करते हैं 1799 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अवध की। तो भैया अवध जो है अवध करते हैं 1801 में। अब इसे थोड़ा सा कम, अवध करते हैं 1801 में। पेशवा करते हैं 1802 में। उसके बाद पेशवा के जस्ट बाद जो है जो बरार और भोसले हैं, बरार और भोसले ये कर लेते हैं कब? 1803 में। और इसके जस्ट बाद जो है कौन करता है? उसके जस्ट बाद करते हैं सिंधिया। और जब सिंधिया कर लेते हैं तो मानो पूरी बाढ़ आ जाती है। कब करते हैं भैया? ये 1804 में। ये पावरफुल लोग थे जो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये आप याद कर लीजिए। उसके बाद जैसे यहाँ पे पूछ लिया 1804
तो ये 1804 हो गया। तब देख लीजिए 1798 1, 2, 3 और 4 किस ऑप्शन में दिया है? ये आपका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 किस ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 28 नंबर, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी वेलेजली, ऑप्शन सी कार्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो भाई जो कार्नवालिस था ये अस्थायी बंदोबस्त के लिए जाना जाता है। किसके लिए? अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है। डलहौजी जो है ये अपनी व्यक्तिगत सिद्धांत, डलहौजी की हड़प नीति के लिए जाना जाता है, हड़प नीति के लिए जाना जाता है। जो वारेन हेस्टिंग था ये जो है बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था, जो क्लाइव ने लागू किया था। और भारत जो बंगाल का पहला गवर्नर था, पहला गवर्नर जनरल था। वेलेजली जो है इसकी सहायक संधि थी और इसने जो है अंग्रेजी राज्यों पर, जो भारतीय राजस्थान पर अंग्रेजी प्रभुत्व और जो नेपोलियन था उससे रक्षा करने के लिए भी ये नीति अपनाई थी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, क्या भैया? ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, ऑप्शन बी मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा, ऑप्शन सी खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, ऑप्शन डी अंग्रेजों के प्रभुत्व स्थापित करना। बताओ सर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कोई भी व्यक्ति अगर किसी से संधि करता है तो वो क्यों करेगा? इसीलिए करेगा कि भाई उसका प्रभुत्व स्थापित रहे। प्रभुत्व स्थापित रहे तभी आप सहायता करेंगे, सैनिक सहायता हो या जो भी चीजें हो। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन डी अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। ठीक है दोस्त, सहायक संधि मैंने बताया भी आपको क्यों कर रहे थे, ताकि वो जो दबे रहे कि भाई सुरक्षा तो हमको इन्हीं से लेनी है तो काहे हम इनके खिलाफ बगावत करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, मतलब जब आप पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देने वाली होती हैं कि साहब इसमें क्या क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। और समीक्षा अधिकारी दे रहे हैं आप या और कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं दोस्त, तो इसमें ये सब तो नॉर्मल है पूछा जाना। ठीक है, ये नॉर्मल है पूछा जाना दोस्त, तो इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर, क्या भैया? निम्नांकित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है बक्सर के युद्ध 1764, सहायक संधि 1863, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833, ऑप्शन डी ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला जाना, ये 1813 में है। बताओ अभी इसमें राइट आंसर क्या है? देखिए बक्सर के युद्ध बिल्कुल 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। कब? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, अब बात कर लेते हैं भैया कि सहायक संधि। तो सहायक संधि जो है ये आपका, अगर हम इसकी चर्चा करते हैं भैया तो ये वेलेजली शुरू किया था। कौन शुरू किया था? वेलेजली शुरू किया था। और ये शुरू कब किया था? 1798 में। तो 1863 का कोई मसला तो है नहीं है ना। जब 1863 कोई मसला ही नहीं है तो इसमें कोई समस्या नहीं है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, जाहिर सी बात 1833 का जो चार्टर एक्ट गया था उसमें समाप्त कर दिया गया था। अब बात कर ले ब्रिटिश नागरिकों कंपनियों के लिए भारत में जो व्यापार खोला जाना था वो भी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा हो गया था। तो आपका डी भी सुमेलित है, सी भी सुमेलित है और ए भी सुमेलित है। इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सहायक संधि 1798। ठीक है दोस्त, इसमें यही सुमेलित अभी हम किए हैं, बाकी इससे पहले सुमेलित नहीं थी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या भी 31 नंबर, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे तो नीचे लिखे किस गवर्नर जनरलों में से एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? जाहिर सी बात है, ये देखिए IS प्री 1999 में आया है। डलहौजी था, कार्नवालिस थे, वेलेजली थे, हेस्टिंग थे। बताओ भैया कौन था? इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें वेलेजली ने जो सहायक संधि का कॉन्सेप्ट अपनाया था, कौन सा? सहायक संधि का जो कॉन्सेप्ट अपनाया था इसने, वो इसीलिए अपनाया था 1798 में कि साहब एक तो जैसे वही हमने नहीं बताया कि ये हमारा घर है, ये अगल बगल पड़ोसी है और हम इनसे कहें कि आप हमको पैसा दीजिए हम आपकी रक्षा करेंगे, तो हम यहाँ 4 सैनिक अपना लगाए, 4 सैनिक यहाँ अपना लगाए, 4 सैनिक यहाँ लगाए, 4 सैनिक यहाँ लगाए, 4 सैनिक यहाँ, 4 सैनिक यहाँ, तो हम भैया 4 सैनिक इनकी सुरक्षा के लिए लगाए हैं। लेकिन अब ये हमारा यहाँ घर है तो हमारी भी सुरक्षा हो रही ना, तो समझिए सहायक संधि इसीलिए थे। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? वह है लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग, वेलेजली, उसके बाद वारेन हेस्टिंग। बताओ भैया कौन हुआ था? जो आंग्ल नेपाल युद्ध था ये किसके टाइम में हुआ था? तो भैया आंग्ल नेपाल युद्ध की बात कर ले दोस्त, क्या
आंग्ल नेपाल युद्ध। जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था वो हुआ था 1814 से लेकर के 1816 तक, 1814-16 तक हुआ था। और आपको ये पता है कि भाई अगर हम चर्चा करें तो जो लॉर्ड कर्जन था, ऐसे थोड़ा सा आप ध्यान के लिए बता रहे हैं, कर्जन था वो 1905 तक था, 1899 से 1905 तक था। इसके बाद जो है मिंटो आता है, मिंटो जो है 1905 से लेकर के 1910 तक रहता है। इसके बाद 10 में आ जाता है हॉर्डिंग, कौन आ जाता है, सॉरी हेस्टिंग आ जाता है, हेस्टिंग आ जाता है। हेस्टिंग क्या करता है भैया, हेस्टिंग जो है इस दिल्ली दरबार का आयोजन भी इस टाइम होता है, हेस्टिंग के टाइम में। तो ये आ जाता है आपका 1910 में। अब इसके बाद ज़्यादा से 14 घटना होती है, तो ये 5 साल तो रहेगा। तो ये जो है ये सब जो चीज़ें हैं, तो ये 1814-16 तक ही चला था, 16 तक या 15 तक ही चला था। और आंग्ल नेपाल युद्ध में जो 15 में हुआ, तो जो है 1815 में सुगौली की संधि होती है। कौन सी, सुगौली की संधि होती है। और सुगौली की संधि के द्वारा जो है 2 दिसंबर 1815 को ये लेखबद्ध होती है, और 4 मार्च को जो है 1816 में इसका अनुमोदन किया जाता है। तो 1816 में ये पूरा युद्ध जो है आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हो जाता है। तो भैया इस टाइम तो कोई था नहीं ये समय, है ना। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग नहीं होगा। देखिए वारेन हेस्टिंग जो था वो 1773 में आया था, वो अलग बात है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो 1774 में ये बंगाल गवर्नर बना था। वेलेजली जो था ये 1798 में आया था, ठीक है। और ये वेलेजली जस्ट पहले ये आया था, कार्नवालिस आया था 93 में, इसने जो है सारी चीज़ें करी थी। तो जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी क्या बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। चलिए अगला प्रश्न आ गया, उत्तराखंड पीसीएस का आया हुआ प्रश्न है। क्या भैया सुगौली की संधि कब हुई थी, 1800 में, 1803 में, 1805 में, 1815 में। देखिए सर 1800 की बात कर लेते हैं, तो ये सहायक संधि, अगर सहायक संधि जो हुई थी, तो जो सहायक संधि अगर हम ऐसे चर्चा करें तो भाई 1800 में तो उस टाइप का जो है कुछ हुआ नहीं था, है ना। 1803 में जो है जैसे यहाँ की बात कर लेते हैं, तो जैसे 1801 में अवध करते हैं, 1802 में फिर आपका जो है पेशवा करते हैं, 1803 में जो है बरार भोंसले कर लेते हैं, 1804 में सिंधिया कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 1815 में हुई थी। कब हुई थी 1815 में, तो 2 दिसंबर 1815 को हुई थी। कब, 2 दिसंबर 1815 को थी। ऑप्शन नंबर डी क्या बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही युग में सुमेलित है। ऑप्शन ए हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, ऑप्शन सी शाह वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन डी लॉर्ड कार्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं भैया, तो अगर हम कार्नवालिस की बात करें, अच्छा अगर आप जैसे थोड़ा सा ये याद कर लें कि साहब कार्नवालिस कब से कब तक था, तो कार्नवालिस था जो है 1786 से 1786 से लेकर के 93 तक था। ये 93 में ये नीति लेकर के आया था, वो अस्थाई बंदोबस्त वाली, है ना। तो भाई ये, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कब था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था ये 1817 से लेकर के 18 तक हुआ था, 1817 से लेकर के 1818 तक हुआ था। तो भैया इसमें जो है अगर आपसे पूछे कि कौन था उस वक्त जो है गवर्नर कौन था, ठीक है, अगर आपसे ये पूछे कि भाई कौन था, तो इसमें आप जो है बताना पड़ेगा कि साहब इस टाइम तो कार्नवालिस था नहीं, तो सम्मिलित नहीं है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब था तो था कौन, तो वो था आपका हेस्टिंग। कौन था, हेस्टिंग था। लॉर्ड हेस्टिंग जो है ये यहाँ पे आया था, तो इसने ही जो है ये सारी चीज़ें करी थी। 1818 तक था ये। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इसके टाइम में हुआ ही था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध भी हुआ था हाइडिंग के टाइम में। वेलेजली के टाइम में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, बिल्कुल बात सही। और इसमें जो है विजय कर लेते हैं मैसूर पर। हेस्टिंग के टाइम में आंग्ल नेपाल युद्ध होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अब ये कब होता है, हमने बताया अभी आपको 1814 से जो है 16 के बीच में था। 15 में सुगौलिक संधि होती है, 2 दिसंबर 1815 में। हेक्टर मुनरो जो है ये बक्सर का युद्ध जीतता है, और इसके जस्ट बाद जो है इलाहाबाद की संधि होती है।
इलाहाबाद की संधि होती है दोस्त। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं 35 नंबर पे। क्या भैया, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है किससे? जॉन शोर से, वेरेजली से, लॉर्ड हेस्टिंग से या लॉर्ड कॉर्नवालिस से। देखिए अभी यूपी UDLD है आपका 2013 में आया हुआ है, जाहिर सी बात है ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में 1816-17 में हुआ था ये, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर 36 नंबर। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों मद्रास के गवर्नर रहे? टॉमस मुनरो के विषय में पूछा जा रहा है कि गवर्नर कब तक रहे हुए। दरअसल इसने जो दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली है जो व्यवस्था जो टॉमस मुनरो है इनको याद किया जाता है रैयतवाड़ी के लिए। किसके? रैयतवाड़ी के लिए याद किया जाता है, ठीक है। तो देखिए टॉमस मुनरो, कैप्टन रीड जो है यही दोनों मिलकर इसको शुरू किया। तो पूछ रहा है कि मद्रास गवर्नर कब रहे हैं। ऑप्शन है 1820 से 1827, ऑप्शन बी है 1819 से 1826, ऑप्शन सी 1822 से 29, ऑप्शन डी है 1818 से 1825। बताओ सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हम इसकी बात कर लेते हैं। जो टॉमस मुनरो था ये था 1820 से 27 तक। इसमें कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी महाल जो भी चीज़ें आप कह सकते हैं उसके व्यवस्था के जनक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। और इसने सबसे पहले जैसे जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये अगर कहाँ लागू हुई थी तो बारह महल में लागू हुई थी। बराह महल में लागू हुई थी। और बराह महल कहाँ है? तमिलनाडु में। पूछा जा सकता है आपसे कि भैया सबसे पहले जो इनका रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो कहाँ लागू किया था? तो उसके पहले यही तमिलनाडु के बराह महल में लागू हुआ था। और उसके पश्चात फिर उन्होंने जो है मद्रास में लागू किया, पूरे मद्रास में। और उसके बाद फिर जो है बम्बई के कुछ हिस्सों में इन्होंने लागू किया। उसके बाद असम में लागू किया, ठीक है। और जो आधुनिक आज का कर्नाटक है उस पहले कुर्ग हुआ करता था उसमें भी इन्होंने इसको लागू किया था। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न में। क्या भैया 37 नंबर। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन को ले लिया था? कुशासन क्या था भाई? आप शासन नहीं कर पा रहे हैं। ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली ने, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग ने, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग ने। बताओ भी इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें सर कि भाई कुशासन का आरोप लगा किसने किया था, तो आपको पता है कि जो मैसूर था उसको जो लेने की प्रक्रिया है वो 1834 में संपन्न हुई थी। सॉरी 1831 में संपन्न हुई थी। 1831 में मैसूर को लिए थे सब। और 1834 में जो है ये ले लिए थे कुर्ग को। कुर्ग मतलब जो कर्नाटक अभी है कुर्ग, कछार को ले लिए थे, ठीक है। तो ये उसमें मिला लिए थे। और वहाँ जो है किस लिए मिला थे? तो भाई कुशासन के आरोप में। अब बात कर लेते हैं भाई लॉर्ड जो विलियम बेंटिक था। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड वेलेजली की विषय में चर्चा हुई कि वेलेजली जो 1798 में आया था और ये आपका रहा था 1805 तक, ठीक है। तो जो आगे चल करके है जैसे अगर हम विलियम बेंटिक की बात करें कि भाई विलियम बेंटिक जो था ये ऐसा नहीं कि बहुत कम टाइम तक रहा है। ये 1831 में आया था लगभग, है ना। 1831 से लेकर 33-34 तक रहा ये। सॉरी 1828-29 में याद 1828 में आया था ये। 1828 से लेकर के 1833 तक था मेरे साथ, है ना। मतलब यहाँ भारत में था। तो इसने बहुत सारे काम किए थे। तो उसमें सबसे अभी ये 1831 में लगा रहा कुशासन का आरोप। तो जाहिर सी बात 1834 में भी यही था। तो ये सारी चीज़ें जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, ठीक है दोस्त। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम विलियम बेंटिक के विषय में बात करें तो ये क्या था भैया? आपको पता है ये 1833 का चार्टर एक्ट आया था। चार्टर एक्ट आया था और इसके तहत जो है जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था ये। प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है। प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया कब? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और इसने ही 1831 में मैसूर था, 1834 कुर्ग और कछार की रियासतों को कुशासन का आरोप लगा के इसमें मिलाया था। और इसने जो 1833 से 38 तक का इसका जो शासन था वो इसने क्या किया? 1833 का चार्टर एक्ट लेकर के जब आता है तो उसके तहत 1837 में जो है ठगी प्रथा का अंत कर देता है। ठगी प्रथा समाप्त कर देता है दोस्त, ठीक है।
और उसके बाद जो है इससे पहले 1829 में राजा राम मोहन राय जो है समाप्ति कर चुके रहते हैं, तो सहयोग से जो है यही समाप्त करता है। आधुनिक काल जो आधुनिक शिक्षा भी चल रही है, इसमें मैकाले का योगदान आता है। इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल राइट आंसर है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर पे की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर में क्या भैया, तो 38 नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय था। अब इसमें देखिए सर, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, सारे आंग्ल मैसूर युद्ध, देखिए ये क्या है कि आपके एग्जाम में अगर आप जैसे कई सारे एग्जाम देंगे तो उसमें कंटिन्यू आता रहता है, तो हम सारे पर चर्चा कर लेते हैं। पहले किस पर चर्चा करेंगे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता भैया, ये 1780 से 84 के बीच में होता है। ठीक है, इसमें कौन होता है, तो भैया इसमें होता है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो है ये होता है इसमें, वारेन हेस्टिंग और हैदर अली और ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो है सॉरी वारेन हेस्टिंग नहीं रहता है इसमें, एक मिनट माफ़ करिएगा, वारेन हेस्टिंग तो दूसरे में आता है दोस्त, ये जो है माफ़ करिएगा एक मिनट, जो वारेन हेस्टिंग है प्रथम आंग्ल मैसूर जो होता है ये होता है वेरेलस्ट के टाइम में। किसका, वेरेलस्ट के टाइम में होता है, वेरेलस्ट रहता है और हैदर अली रहता है, हैदर अली रहता है। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, ये कब होता भी है, ये भी और यहाँ पे हम गलती लिख दिए थोड़ा सा, 1780 नहीं था, ये 1767 था दोस्त। ठीक है, 1767 से लेकर के 69 तक चला था ये। ठीक है, वेरेलस्ट और हैदर अली के बीच में। जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1780 से 1784 के बीच में हुआ था, 1780 से 84 के बीच में हुआ था। किसके बीच में, तो वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग था और जो है हैदर अली, इनके बीच में हुआ था, जो कि अनिर्णायक रहा था। और यहीं पे जो है पहले जो है जब पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है तो यहाँ मद्रास की संधि होती है, मद्रास की संधि। और जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसमें जो है इसको जो है समाप्त किया जाता है, हालांकि अनिर्णायक रहता है। और पहले में तो हैदर अली जीत जाता है अंग्रेजों से, मद्रास की संधि करता है, और दूसरे में मंगलौर की संधि होती है। कौन सी, मंगलौर की संधि होती है। उसके बाद जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, और ये कब से कब तक होता है, तो ये होता है 1790 से 92 तक। ये लड़ाई जो है दक्कन पर राजनीतिक वर्चस्व को रखने के कारण शुरू हुई थी। और इस वक्त जो है जो हुआ था, ये हुआ था कार्नवालिस था, कार्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। कार्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में जो है ये लड़ाई हुई थी। उसके बाद जो है हालांकि जो है जैसे पहला मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ, दूसरा मैंगलोर के युद्ध के बाद, और ये जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और कहा जाता है सर कि जो हमारा बहुत सारा खर्चा हुआ, 3 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है वो टीपू सुल्तान के ऊपर ठोक दिया जाता है। और कहा जाता है कि इसमें जैसे हम लोग जो जीते वो तो हमारा है ही है, और जो तुम अभी बचा के रखे हो अगर तुम चाहते हो उसको सुरक्षित रखना तो जो है हमको 3 करोड़ रुपया दो, उस वक्त 3 करोड़ रुपए। और जो जीते थे ये लोग मराठा और निजाम जो है मिल करके और जो अंग्रेज ये सब बांट लेते हैं। तो जब ये 3 करोड़ की बात आती है तो भाई अगर या तो आप 3 करोड़ देंगे, नहीं देंगे तो हम जो है आपके दोनों लड़कों को ले जा रहे हैं, और जब आप देंगे तो हम आपको वापस कर देंगे। तो उस चक्कर में जो है फिर ये देता है और लड़कों को लेके आता है, लेकिन ये प्रण कर लेता है। फिर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, ये होता है 1799 में, 1799 शुरू होता है। और इसमें जो है हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 15 दिन बाद ही जो है ये इसमें 15-20 दिन बाद जो है टीपू सुल्तान इसमें मारे जाते हैं। और 4 मई 1799 को जो है अंग्रेजी सेना जो है जीत जाती है। और इस वक्त जो गवर्नर था वो था चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में वेलेजली था। कौन था, वेलेजली था सर। तो ये चारों आंग्ल मैसूर युद्ध आपको रटा जाएंगे बिल्कुल, अगर फिर आएगा तो फिर ऐसे ही आपको कंप्लीटली हम समझा देंगे साहब इसमें क्या था कैसे था। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है कि भाई तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन था। तो जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हमने क्या बताया भैया, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कौन था, कार्नवालिस था। कौन था, कार्नवालिस था। अगर हम बात कर लें भाई वारेन हेस्टिंग कब थे, तो ये थे दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। ठीक है, जॉन शोर ने अस्थायी बंदोबस्त की योजना बनाई थी दोस्त। ठीक है, ये नहीं था। उसके बाद लॉर्ड विलियम कैवेंडियस बेंटिक जो था, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल,
है ना। और इसने जो मैसूर और कर्नाटक को कुशासन के आरोप में जो है 1833 में अपने उसमें मिला लिया था, शासन में मिला लिया था। तो ये सारी घटनाएं इसके लिए थी, लेकिन इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर, ठगों के दमन के लिए निम्नलिखित में कौन संबद्ध था? ऑप्शन ए जनरल हेनरी प्रेंडरगास्ट, ऑप्शन बी कैप्टन सलीमन, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर बर्न्स, ऑप्शन डी कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन। बताओ भैया ठगों से संबंधित कौन था? जाहिर सी बात है जो ठग थे वो हिंदू मुसलमान दोनों में थे, है ना। तो इसमें जो है जो ठगी प्रथा का जो विषय था वो जनता के लिए भी खतरनाक था, उनके लिए भी घातक था। और उसके तहत जो जब वहाँ तो रहेगा तो फिर जाहिर सी बात है जो शासन अंग्रेजी शासन था उसमें भी। तो ठगी प्रथा का अंत जो है बेसिकली विलियम बेंटिक ने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक किया था। लेकिन अब इसने अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे जो प्रधानमंत्री जी हैं किसी को कुछ करना तो सीधे वही याद करेंगे, नहीं, किसी को भेज देंगे। तो उनका जो प्रतिनिधि बन के आया था वो आया था कैप्टन सलीमन। कैप्टन सलीमन कौन था? कैप्टन सलीमन जो था ये इनका प्रतिनिधि था, और इसने ही क्या किया था? इसने ही जो है ठगी प्रथा का अंत किया था दोस्त, ठीक है। इसने ही क्या किया था? ठगी प्रथा का अंत किया था। हालांकि इसने जो है बहुत सारे संघों को बंदी बनाया, लेकिन कुछ लोगों को आजीवन जो है निर्वासित कर दिया गया। और 1837 में ठगी प्रथा का आराम से जो है वो पतन हो गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 40 नंबर, ठगों का उन्मूलन करने किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्त? लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन सलीमन, लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर बर्न्स, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये देखिए बीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा नो डाउट। तो भैया ठगों का उन्मूलन कौन किया था भैया? इसमें करने वाले थे कैप्टन सलीमन। और अगर ये पूछे कि भाई गवर्नर कौन था, तो नो डाउट गवर्नर जनरल के विषय में आप सभी जानते हैं विलियम बेंटिक था। कौन था? विलियम बेंटिक था। तो आज की क्लास मेरे दोस्त यहीं तक। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी दोस्त। तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा आपका, ठीक है।